चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकंड हेड ऑफ इनकम। सेक्शन 14 नाम का एक सेक्शन था, उसने अपने को बोला था कि मैं सेक्शन 14 हूँ और मैं अपना वो PVR सिनेमा का बाहर का टिकट चेक करूँ। अगर मैंने हाँ अंदर भेज दिया तो आपको अंदर जाके फिर 5 अलग अलग ऑडिट रूम दिखेंगे। एक ऑडिट रूम कौन सा रहेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा कौन सा रहेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये पिक्चर चालू है, ये छोटा पिक्चर है, वो बड़ा पिक्चर है, शोले 3.5 घंटा चलता ही था। समझ में क्या बोल रहा हूँ? अभी ये 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, छोटा सा पिक्चर है, उसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी में सेक्शन कम है लेकिन रूल्स बहुत ज़्यादा है वो, और सैलरी के एग्जाम्शन के सेक्शन बहुत ज़्यादा है। 10-10, 10-10 AA, 10-10 A, 10-10 AA, 10-5, 10-14, 10-19, और उसके अलावा रूल परक्विजिट के कितने रूल्स हैं अलग अलग दुनिया भर के, कि ये ऐसा करो वैसा करो वगैरह वगैरह। इट्स वेरी, दैट्स वाई सैलरी बिकम्स लेंथी। उसका सेक्शन 3 ही है, 15, 16, 17। 15 में क्या बोला है, चार्जिंग सेक्शन है उसका, सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन रिसीट और ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर। 16 मतलब डिडक्शंस है, उसके अंदर 3 डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशन टैक्स। और 17 मतलब डेफिनेशन है, 17(1) मतलब सैलरी का डेफिनेशन, 17(2) मतलब परक्विजिट का डेफिनेशन, 17(3) मतलब प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी का डेफिनेशन। खत्म। जो भी कुछ खेला है वो रूल्स में खेला, और पीछे के सेक्शन 10-10, 10-10 A, 10-10 AA, 10-13 A, 10-14, 10-19, 10-17, 10-6, 10-7, वो सब सेक्शन खेलते हैं अपने साथ। इसके लिए सैलरी बहुत लंबा हो जाता है, और रूल्स तो रूल्स पूछो मत, ऐसा करके हो जाता है। हाउस प्रॉपर्टी में एक्जैक्टली उल्टा है, सेक्शन थोड़े ज़्यादा है, 22 से लेकर 28 तक, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 सेक्शन ज़्यादा है, बट रूल्स का झंझट नहीं। एक ही बार आता है रूल नंबर 4, और उसके अंदर 4 ही कंडीशंस है, तो बहुत ईजी है। लेकिन इसका जो चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 22, सैलरी में क्या बोलते थे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ऐसा 2 अलग अलग चीज बोला था हमने। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस रहेगा तो छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस रहेगा तो पकड़ लो, ऐसा बोला था, अगर याद रहेगा तो। क्लियर में क्या बोल रहा हूं? हाउस प्रॉपर्टी बोलता नहीं बाबा, रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड पे इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। सैलरी में नाम क्या दिया है उससे फर्क पड़ता नहीं है, तो उसको सैलरी बोलोगे तो भी चलेगा, वेजेस बोलोगे तो भी चलेगा, एन्युटी बोलोगे तो भी चलेगा, पेंशन बोलोगे तो भी चलेगा। कैसे दिया उससे फर्क नहीं पड़ता है, लमसम दिया है कि पीसमिल दिया है, कब दिया उससे फर्क नहीं पड़ता है, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट के आफ्टर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के आफ्टर रिटायरमेंट, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप रहेगा पेयर एंड पे के बीच में, तो सब पकड़ा जाएगा। दैट्स द आइडिया। यहां पे बोलते कि सर पेयर एंड पे का रिलेशनशिप ये सिर्फ काम का नहीं है, पेयर एंड पे का रिलेशनशिप काम का नहीं है, मतलब एक लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो जाएगा, दैट इज नॉट द वे। Section 22 has come up with a different concept. It has said that there are 3 conditions which should be satisfied to classify an income as income from house property. अगर किसी इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलना है तो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। और पहला कंडीशन कौन सा है, देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट। अब हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, देयर इज अ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज ये जो जगह है जहाँ पे मैं क्लासेस ले रहा हूँ ये रेंट पे लिया हुआ है, तो इस जगह के रेंट को हाउस प्रॉपर्टी का इनकम बोल सकते हैं क्या लैंडलॉर्ड के हाथ में? क्योंकि ये घर नहीं है, एक्चुअली स्पीकिंग ये क्लासरूम है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अच्छा ठीक है, ये क्लासरूम है, इसके ऊपर का देखेंगे, इसके ऊपर जो 2nd फ्लोर है वहाँ पे तो ऑफिस है, उसके ऊपर तो क्लासरूम भी नहीं है, तो उसके लैंडलॉर्ड को जो रेंट मिलता रहेगा वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर फेसिंग। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो द आइडिया सेज कि नंबर 1, अगर तुम कहते हो देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या समझना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सर हमारा बड़ा मॉल में अलग अलग शॉप्स है, वो हमने भाड़े पे दिया रहेगा, तो उसको क्या कंसिडर करने का। सर हमारा बालेवाड़ी का स्टेडियम है हमारा, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, बालेवाड़ी का स्टेडियम हमारा है, हम लोग उसमें IPL का क्रिकेट खेलने के लिए IPL को मैदान भाड़े पे देते हैं, तो IPL का मैच का रेंट उसको मिलता है 2 दिन का 3 दिन का रेंट, उसको हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वो हाउस प्रॉपर्टी है क्या? क्योंकि उसको तो ओपन एयर है सर, वो साइड से पैवेलियन, बीच में ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर छप्पर नहीं है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इसको क्या बोलेंगे, इस हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सर अगर वो RCC का बिल्डिंग है, जैसा ये बिल्डिंग RCC का बिल्डिंग है, मतलब पहले पिलर्स एंड बीम बांधे हुए हैं और उसके बाद में उसके बीच बीच में वॉल बांध के फिर बिल्डिंग पूरा किया हुआ है। सर हमारा लोड बेरिंग का बिल्डिंग रहेगा तो क्या?
उसको कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। कितने मंजिल के बिल्डिंग रहेगा तो उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर करेंगे, और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाला रहेगा मतलब चौल जैसा रहेगा पुराने टाइप का, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। बंगलो रहेगा तो हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे क्या? कमर्शियल प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे क्या? जिसको रूफ है रूफ नहीं है उसको प्रॉपर्टी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सर अगर हमने झोपड़ी बांधा है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर हमने वुड एंड मड को यूज करके बहुत अच्छा वाला घर बांधा है उसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर हमने इग्लू बांधा है कश्मीर में, बर्फ का बनता है वो, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। हिमाचल प्रदेश में इधर बहुत सारा बर्फ रहता है, वहाँ पे बांध के रखा है और उसको हम लोग भाड़े पे दे रहे हैं। लोग जो ट्रैकिंग वेकिंग आते हैं, इग्लू में रहने का तुमको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा करके, तो उसको हम हाउस प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? जमीन के ऊपर रहेगा तो हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे कि जमीन के नीचे रहेगा तो हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे? बेसमेंट रहेगा तो क्या कंसिडर करने का? उसका रेंट मिलता रहेगा तो। अभय सर का थाना में क्लासेस था, जब पहले वो लेते थे तब उन्होंने बेसमेंट में क्लासरूम लिया था, तो बेसमेंट का वो रेंट भरते थे, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोलेंगे नहीं बोलेंगे? लैंडलॉर्ड के लिए। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जमीन के ऊपर रहना चाहिए कि जमीन के नीचे रहना चाहिए? किससे बनना चाहिए? सर सर्कस है, सर्कस हमारा सर्कस का टेंडे तो अभी हमने देखा रहेगा, क्या बोलते हैं कृषि प्रदर्शन रहता है अपना एग्रीकल्चरल कॉलेज का ग्राउंड पे, समझा मैं क्या बोला? अगर मुंबई में जाओगे तो बीकेसी में बहुत सारे बड़े बड़े प्रदर्शन रहते हैं, और अभी कोविड के टाइम में आपने देखा रहेगा बीकेसी में उन्होंने बहुत सारा वो टेंट लगाया था, किसके लिए? कोविड के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर उसका रेंट मिलता रहेगा तो कि हम लोग ऐसा लगा कि दे रहे हैं आपका 15 दिन के लिए, फिर 1 महीने के लिए आपका जो भी कुछ सेलिब्रेशन रहेगा, नहीं तो आपको हॉस्पिटल रहेगा, कुछ भी आपको मेफशिप रन में बनाने का है, आपको उन्हें बना के दिया, आप उसके पहले हमको रेंट दे दो, उसको हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? दैट इज अ क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आता है कि रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल प्रॉपर्टी आता है? सेकंड क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी के लिए हाउस कितने स्टोरी का रहना चाहिए? हाउ मेनी स्टोरीड इट शुड बी? कि कुछ भी स्टोरीड नहीं रहेगा तो भी चलेगा? जमीन के ऊपर रहना चाहिए कि जमीन के नीचे रहना चाहिए? किससे बनना चाहिए? सीमेंट से बनना चाहिए, ब्रिक एंड मॉर्टर से बनना चाहिए कि वुड एंड मड का भी चलेगा, लकड़ी का भी चलेगा? लोनावाला में है ऐसा मेरे ख्याल से, मचान करके कुछ तो एक होटल जैसा है, तो उन्होंने पेड़ के ऊपर अलग अलग जगह पे अलग अलग रूम्स बांधे हुए, तो आपको ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है वहाँ पर रहने के लिए। बट ऑब्वियसली होटल है वो तो, बट अगर सपोज उन्होंने बोला कि हम लोग देने को तैयार है रेंट पे पूरा 2-2, 3-3 महीना, 1-1 साल, 2-2 साल, तो फिर उसका रेंट को क्या कंसिडर करें? हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे लकड़ी का बनाया रहेगा तो चलेगा क्या? दैट इज अ क्वेश्चन। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सर अगर उसको रूफ नहीं रहेगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? रूफ रहना ही चाहिए कि रूफ नहीं रहना चाहिए? ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे तो अपने को पहला कंडीशन समझेगा देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट। और फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मेरे घर में बड़ा बंगलो है मेरा, आप यहाँ पे बाहर जाओगे, क्लास के बाहर जाओगे तो ये प्रभात रोड का गली है, वो पीछे जाओगे तो प्रभात रोड, इधर जाओगे तो हमारा करवे रोड है, तो प्रभात रोड का गली में जाओगे, एंड में जाओगे तो वहाँ पे अभी एक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में अभी एक कंस्ट्रक्शन चालू है मनोरमा बिल्डिंग का, उसके लेफ्ट साइड में एक बंगलो है, उधर अभी जरतारी करके साड़ी का दुकान का कुछ तो शोरूम आने वाला है वहाँ पे करके। वो बंगलो आप ठीक से देखो आपको समझेगा, बंगलो के आगे काफ़ी बड़ा गार्डन है, उन्होंने अभी वो जरतारी नाम के सारी शॉप को दे दिया है, आप यूज़ करो करके। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? नाउ द क्वेश्चन इज, अगर सपोज वो लैंडलॉर्ड ने ऐसा किया तो कि बंगलो का रेंट कितना है? 5,000 रुपया पर मंथ, और वो आगे का जो ग्राउंड है, ओपन एम्प्टी स्पेस जो है, जहाँ पे बाग भी है, अच्छे अच्छे पेड़ भी है, और आप अलग अलग वहाँ पे मतलब कस्टमर को बैठने के लिए आप वहाँ पे सोफा लगा सकते हो, अलग लोगों को अच्छा लगेगा, बस साड़ी लेने को आया लेकिन थोड़ा आराम से बैठ के देख रहा हूँ वगैरह करके, तो वो जो बाग है आगे का और वो एम्प्टी ग्राउंड जो है आगे का, उसका कीमत, उसका रेंट है ₹5 लाख पर मंथ। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो रेंट कितना है? 5,05,000 पर मंथ। इनकम टैक्स वाला आएगा, बोलेगा हाउस प्रॉपर्टी का रेंट, बोलते हाँ 5,000 रुपया पर मंथ है, 5,000 × 12 मतलब 60,000, बाकी का रेंट वो हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं क्योंकि वो ग्राउंड है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ऐसा करेगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? सपोज अगर ऐसा कुछ रहेगा तो कि मेरे घर को जाने का रास्ता जो है वो एक गली का रास्ता है, मतलब एक गली से जाना पड़ता है। आप अगर मयूर कॉलोनी में जाओगे तो वहाँ पे ऐसा 1-2 बंगलोज है कि मेन रोड से कनेक्टेड बड़ा बंगलो पहले है, और बड़े बंगलो के साइड में एक छोटा गली है, मैक्सिमम एक ही कार एक बार जा सकता है, 2 भी नहीं आ सकते, सामने से आया तो रुक जाएगा फिर सब कुछ ऐसा, फिर उसको क्रॉस करके आगे जाएगा तो अंदर उनका बंगलो नहीं तो उनका बिल्डिंग है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो उनका बंगलो है, पीछे वाला बंगलो मैंने भाड़े पे लिया। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? मैंने उनका पीछे वाला बंगलो भाड़े पे लिया, तो उनको पूछा मैंने कितना रेंट, बोलते बंगलो का रेंट 5,000। बोलते क्या बात करें इतना सस्ते में? बोलते हाँ सर, लेकिन वो अप्रोच रोड है ना अंदर आने का रास्ता, उसका रेंट 1,20,000 पर मंथ। सो रेंट कितना हो गया? 1,25,000। मैं बोलूँगा ऐसा क्यों करते हो? बोलते अभी इनकम टैक्स वालों का आगे मैं बोलूँगा घर का रेंट कितना मिला? 60,000 पर एनम, क्योंकि 5,000 पर मंथ है, और 1,20,000 × 12 करके जो आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं क्योंकि वो रास्ते का रेंट मिल रहा है मुझे। क्या रहे समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इनकम टैक्स में इसको कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा सोचना पड़ेगा। अगर तुम इसको भी पकड़ने वाले रहोगे, फिर BMCC का अपना कॉलेज का ग्राउंड है,
बीएमसीसी कॉलेज का ग्राउंड कितना तो बार अलग अलग चीज़ के लिए भाड़े पे देते वो लोग। बीच में तो वो शरद पवार, राज ठाकरे, उनका कुछ तो वहाँ पे मुलाकात भी हुआ था, अगर पता रहेगा तो मतलब इट इज़ अवेलेबल फॉर पॉलिटिकल प्रोग्राम्स ऑल्सो। मैराथन होता है, कुछ अलग अलग स्कूल का स्पोर्ट्स का प्रोग्राम्स होता है वहाँ पे, बड़ा ग्राउंड है। या फिर अभी आपने देखा रहेगा तो फर्ग्यूसन कॉलेज के पीछे का जो ग्राउंड है वहाँ पे बड़ा बुक फेयर हुआ था पिछले साल दिवाली के आसपास, अगर पता रहेगा तो बहुत बड़ा बुक फेयर हुआ था 6-7 दिन के लिए। तो उसके लिए फर्ग्यूसन कॉलेज को अगर रेंट मिला रहेगा तो बोलेंगे सर आपने वो जरदारी वाले बंगलों के सामने के ग्राउंड का रेंट को हाउस प्रॉपर्टी का रेंट बोल दिया, तो हमारा तो ये बंगलों का ग्राउंड, सॉरी हमारा तो कॉलेज का ग्राउंड है, तो इसको भी आप रेंट को हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो हाउस प्रॉपर्टी किधर है? इधर तो सिर्फ लैंड ही है, इधर हाउस है ही नहीं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इसको काउंट करने का कि नहीं करने का, दैट क्वेश्चन विल अराइज। सो पहला क्वेश्चन है कि देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट। तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सेकंड क्वेश्चन आता है कि द एसएससी शुड बी ओनर देयर ऑफ। नंबर 1 देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 2 एसएससी शुड बी ओनर देयर ऑफ। अगर एसएससी उसका ओनर नहीं है और उसको रेंट मिलता है तो वो रेंट को हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं बोल सकते। एक बार आपने बता दिया कि अगर तुम ओनर नहीं हो और तुमको रेंट मिलता है तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, ऐसा तुम बोलोगे तो मैं खुद जिस पर्टिकुलर जगह का ओनर हूं उस जगह को मैं अपने बीबी के नाम से ट्रांसफर कर देता हूं, तो रेंट तो मेरे घर में ही आएगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? मुझे पकड़ेंगे, मैं बोलूंगा हाँ मैं ओनर हूं लेकिन मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, मुझे रेंट मिलता ही नहीं है। समझा मैं कैसे बोल रहा है? फिर मैं ओनरशिप रखता हूं और बीवी को ट्रांसफर करके रखा है, बीवी बोलेगी हाँ लेकिन मैंने परचेस नहीं किया है, वो तो मुझे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया हुआ है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं तो मैं बोलूँगा चलो ठीक है मैं घर मेरे नाम से रखूंगा लेकिन रेंट का एग्रीमेंट क्या करूंगा, टेनेंट को बोल के रखूंगा रेंट शुड बी गिवन टू माय वाइफ नॉट टू मी। इफ यू वांट टू यूज माय हाउस रेंट शुड बी गिवन टू माय वाइफ। तो जो ओनर है उसको रेंट नहीं मिल रहा है और जिसको रेंट मिल रहा है वो ओनर नहीं है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इनकम टैक्स बोलेगा यार ये सोचना पड़ेगा, लोग बहुत दिमाग चलाते हैं क्या करने का क्या नहीं करने का। इनकम टैक्स को छोड़ने का है या फिर उसको बचाने का है तो फिर लोग दिमाग चलाते हैं। तो दिमाग चलाते हैं, अपने को अपना दिमाग चला के बताना पड़ेगा कि एसएससी शुड बी ओनर देयर ऑफ का हम लोग क्या मतलब कहना चाहते हैं फिर अभी। क्योंकि अगर हमने सिर्फ प्लेन वर्ड डाल दिया एसएससी शुड बी ओनर देयर ऑफ तो देयर इज अ चांस कि लोग अपने को आराम से शेंडी लगाएंगे और बहुत सारा इनकम के ऊपर का टैक्स अवॉइड करने का कोशिश करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी इनकम है नहीं बोल देंगे करके उसको। दूसरा कंडीशन भी सीखने का बाकी है। पहला कंडीशन किसको प्रॉपर्टी बोलेंगे, देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या। दूसरा कंडीशन कि एसएससी शुड बी ओनर देयर ऑफ, तो किसको ओनर बोलेंगे। और तीसरा कंडीशन एसएससी शुड नॉट हैव यूज्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। आई रिपीट, पहला कंडीशन देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा कंडीशन द एसएससी शुड बी ओनर देयर ऑफ, और तीसरा कंडीशन द एसएससी शुड नॉट हैव यूज्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। अगर ये 3 कंडीशन पूरा किया रहेगा तो हम बोलेंगे ठीक है राजा, हम तुझे बोलेंगे कि अभी ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। और ये 3 कंडीशन में से एक भी कंडीशन टूट गया, हम बोलेंगे सॉरी ये पिक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप दूसरे पिक्चर के पास जाओ, शायद पीजीबीपी रहेगा, शायद कैपिटल गेन रहेगा, शायद अदर सोर्सेस रहेगा। लेकिन अगर ये पिक्चर देखने का तो 3 कंडीशन पूरा करके दिखाओ। पहला कंडीशन कौन सा बोला मैंने? नंबर 1 देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसएससी शुड बी ओनर देयर ऑफ, एंड नंबर 3 एसएससी शुड नॉट हैव यूज्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। ये 3 कंडीशन पूरा करोगे तो फिर हम लोग आगे देखना चालू करेंगे ये पिक्चर का आगे क्या क्या प्रोविजंस है, इसमें हीरो कौन है, विलन कौन है, डिडक्शन क्या मिलेगा, एग्जाम्शन कब मिलेगा नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, वो सब बाद में आएगा। पहले तो ये देखना पड़ेगा ये 3 कंडीशन पूरा होता है कि नहीं होता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, तो चलो फिर एक एक कंडीशन को देखने का कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। पहला कंडीशन क्या है? देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी, एसएससी शुड बी ओनर देयर ऑफ, एंड एसएससी शुड नॉट हैव यूज्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। किसने बोला? सेक्शन 22 ने बोला। सेक्शन 22 कौन है? चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? तो पहला कंडीशन बोलता है देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मींस एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटूनेंट देयर टू। उन्होंने अटैच्ड ऐसा शब्द यूज नहीं किया है, अपरटूनेंट ऐसा बोला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो लैंड शायद बिल्डिंग के अंदर भी रह सकती है, लैंड बिल्डिंग के बाहर भी रह सकती है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? बिल्डिंग के साइड में भी रह सकती है, चारों तरफ से बिल्डिंग को घेर रखा है या फिर बिल्डिंग ने लैंड को घेर रखा है वो भी चलेगा, इधर बिल्डिंग है उधर लैंड है वो भी चलेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? लैंड अपरटूनेंट देयर टू,
अपर टू नन का लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है कि अगर वो जमीन को यूज करने का है तो बिल्डिंग को यूज करना पड़ता है, और बिल्डिंग को यूज करने का है तो जमीन को यूज करना पड़ता है। अगर बिल्डिंग को यूज करना चाहोगे तो जमीन को यूज किए बिना जा ही नहीं सकोगे, और जमीन को यूज करना चाहोगे तो बिल्डिंग को यूज किए बिना यूज कर ही नहीं सकोगे। मैं बोलूंगा नाउ इट इज अपर टू नन डेयर टू। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इसके लिए अगर नम्रता को एफर्ट से शायद स्ट्राइक हो जाएगा, क्योंकि तू डोंबिवली में रहती थी, डोंबिवली में तुझे डोंबिवली जिमखाना मालूम है कैसा करके। डोंबिवली जिमखाना के साइड में उसका ग्राउंड है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और ग्राउंड का एंट्रेंस गेट अलग है और जिमखाना का एंट्रेंस गेट अलग है। मतलब यू कैन यूज डोंबिवली जिमखाना का ग्राउंड विदाउट यूजिंग डोंबिवली जिमखाना का बिल्डिंग, एंड यू कैन यूज डोंबिवली जिमखाना का बिल्डिंग विदाउट यूजिंग डोंबिवली जिमखाना का ग्राउंड। मतलब आई कैन स्पेसिफाई कि वहां पे लैंड इज नॉट अपर टू नन टू द बिल्डिंग। मतलब अगर डोंबिवली जिमखाना को उस ग्राउंड का रेंट मिलेगा किसी भी कारण की वजह से, तो वो रेंट हाउस प्रॉपर्टी इनकम में कंसिडर नहीं होगा। लेकिन डेक्कन जिमखाना का ग्राउंड है, पीवाईसी जिमखाना का ग्राउंड है, यहाँ पे देखोगे पुणे में तो डेक्कन जिमखाना का ग्राउंड यूज करने का तुमको पहले डेक्कन जिमखाना का मेंबरशिप लेना पड़ता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? पीवाईसी में पहले मेंबरशिप लेना, अंदर जाने को मिलेगा ही नहीं। बिल्डिंग तब यूज करोगे जब तुमको बिल्डिंग यूज करोगे आओगे तो ग्राउंड यूज करने को मिलेगा। ग्राउंड यूज करने का तो बिल्डिंग यूज करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा ठीक है, दैट मीन्स नाउ दिस इज नॉट टू बी कंसिडर। बीएमसीसी का ग्राउंड मैं बोल सकता हूँ कि बाबा नहीं, बिल्डिंग को यूज किए बिना भी तुम ग्राउंड को यूज कर सकते हो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ग्राउंड को यूज किए बिना भी तुम बिल्डिंग को यूज कर सकते हो। सीधा वो साइड से रास्ता है, अंदर चला गया, कॉलेज में चला गया, ग्राउंड में उतरा ही नहीं, हो सकता है आराम से। दैट मीन्स बीएमसीसी का ग्राउंड का अगर बीएमसीसी को रेंट मिलेगा, मैं बोलूंगा इट इज नॉट अ लैंड अपर टू नन डेयर टू, इट इज अ सेपरेट लैंड। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? सो हाउस प्रॉपर्टी मीन्स एनी बिल्डिंग और लैंड अपर टू नन डेयर टू। अपर टू नन मतलब नॉट जस्ट अटैच्ड, अपर टू नन मतलब इट इज इन सच अ मैनर दैट यू कैनॉट यूज इट विदाउट यूजिंग द अदर। बिल्डिंग को यूज करने का तो लैंड को यूज करना पड़ेगा, लैंड को यूज करने का तो बिल्डिंग को यूज करना पड़ेगा। ऐसे लैंड को बोलते हैं अपर टू नन डेयर टू। इसके लिए अपने बिल्डिंग के आजू बाजू का पार्किंग स्पेस इज कंसिडर्ड एज अपर टू नन टू दिस बिल्डिंग। क्योंकि अगर आपको पार्किंग स्पेस यूज करने का तो क्या करना पड़ेगा? इस बिल्डिंग का पार्ट बनना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा पार्किंग स्पेस अलग से रेंट पे देता हूं और बिल्डिंग अलग से रेंट पे देता हूं। फिर इधर के सब लोग बोलेंगे फिर अरे हमारे लोग आएंगे यहाँ पे, पार्क कहाँ पे करेंगे, आपने पार्किंग दूसरे को भाड़े पे दे दिया। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो दैट इज नॉट अलाउड नाउ। So that means that parking space which is a vacant part of this building that will be again considered as a part of building. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Okay. Next, but if it is a only vacant plot of land, then it is not a property. क्योंकि house property means any building. Building का होना जरूरी है पहले, building का होना जरूरी है, और फिर building के साथ में जुड़ी हुई जमीन वो हम पकड़ लेंगे। ऐसी जुड़ी हुई कि बिल्डिंग के बिना जमीन यूज नहीं कर सकते, जमीन के बिना बिल्डिंग यूज नहीं कर सकते। मैं बोलूँगा ठीक है, अब इसको पकड़ लेंगे तो चलेगा। बट सिर्फ जमीन है, बिल्डिंग का नामो निशान नहीं है, फिर बोलूंगा यार ऐसे जमीन के रेंट को यहां पे मत पकड़ो, ऐसे जमीन के रेंट को इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा नहीं बोला मैंने, बोला ऐसे जमीन को यहां पे मत पकड़ो, उसको किसी और जगह पे पकड़ना पड़ेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? नेक्स्ट, बिल्डिंग कैन बी कमर्शियल और रेसिडेंशियल। मतलब ये क्लासरूम का जो रेंट लैंडलॉर्ड को मिलता रहेगा, हम बोलेंगे सर वो हमारे हिसाब से क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मॉल के अंदर हमारा शॉप्स रहेगा, उसका रेंट मिलता रहेगा, हम बोलेंगे उसके बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कमर्शियल प्रॉपर्टी मे और मे नॉट हैव रूफ। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को जनरली रूफ रहना चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी को रूफ रहेगा भी तो भी ठीक, नहीं रहेगा तो भी ठीक। मतलब बालेवाड़ी का अपना जो स्टेडियम है उसका रेंट मिलता रहेगा तो रेंट को हम लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोलने वाले हैं। सर लेकिन उसको बीच में तो ओपन एयर है ना, दैट इज ओके। अपना एम्बिशंस का जो अपने पार्टनर है एम्बिशंस, उनका हर साल में एक एनुअल गैदरिंग होता है, और एनुअल गैदरिंग किधर मेरे ख्याल से वो क्या नाम है उसका, आई फॉरगॉट द नेम, कौन सा है वो, तलजाई के टिकट को जाने के टाइम कहाँ पे रे? मुक्तांगण। हाँ यस, मुक्तांगण में चलता है वो। सो मुक्तांगण में उनका चलता है, तो मुक्तांगण में आप कभी जाओगे? अभी ये साल हम लोग जाएंगे वहाँ पे, मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर के आसपास रहेगा, तब तक तुम्हारा एग्जाम हो गया रहेगा। बट मैं तुमको इन्वाइट करूँगा, आ जाओ, तो गाना वाना गाने का, नाचवा करने का जो रहेगा वो। तो मुक्तांगण में एक स्टेज है और आगे बैठने के लिए ऐसा वो ओपन एयर अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मुक्तांगण को उसके लिए एम्बिशंस की वजह से रेंट मिलता है। मैं बोलूँगा सर इट्स अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, मतलब वहाँ पे रूफ इज़ नॉट नेसेसरी। स्टेज को रूफ है अच्छी बात, बाकी चीज़ को रूफ नहीं तो भी हमको चलेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? सो बिल्डिंग कैन बी कमर्शियल और रेसिडेंशियल। कमर्शियल प्रॉपर्टी मे और मे नॉट हैव रूफ। बट सर हमारा ना गाँव में घर है, और हमारा घर कैसा है, थोड़ा पुराने तरीके का घर है। पहले अंदर जाने का, अंदर जाओगे तो ऐसा चारों बाजू से घर है, और उसको ऊपर बराबर से कौल, मतलब वो मैंगलोरी रूफ रहता है वैसा वाला डाला है, और बीच में एक चौकोन है, वहाँ पे हमारा तुलसी वृंदावन वगैरह सब है, और उसको ओपन एयर है सर, ओपन एयर।
आप क्या करने का, क्योंकि आपने बोला कमर्शियल को रूफ नहीं रहेगा तो चलता है, मतलब रेसिडेंशियल को रहना चाहिए। मैं बोलूंगा, मैं ये बोला था जनरली रेसिडेंशियल को रूफ नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट यहाँ पे तुमने रूफ डाला है। सिर्फ वी आर नॉट सेइंग दैट एवरी रूम एंड एंटायर पार्ट शुड बी कवर्ड, ओके, वन पार्ट यू हैव केप्ट इट विदाउट रूफ फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग सनलाइट टू द ट्री एंड एक्सेट्रा, दैट्स ओके। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो दैट इज ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मस्ट हैव रूफ, बट वो कैसा बोला मैंने बता के रखा है अभी। नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टी में बी कंस्ट्रक्टेड आइदर विद ब्रिक एंड मॉर्टर और वुड एंड मड, द इंग्रेडिएंट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमटेरियल, द प्रॉपर्टी शुड बी परमानेंट इन नेचर। आप किससे बना रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लकड़ी से बनाया रहेगा तो भी चलेगा, कपड़े से बनाया रहेगा तो भी चलेगा, बट इट शुड बी परमानेंट इन नेचर। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ सर? परमानेंट का मतलब क्या है? अभी हमने देखा कि मनोरमा बिल्डिंग वहाँ पे बांध रहे हैं, उधर वो बंगलो था मस्त से पहले बड़ा वाला, और बंगलो को तोड़ रहे हैं, तो सर वो तोड़ा ना, मतलब टूटा ना, टूटा मतलब वो परमानेंट नहीं था। मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो बंगलो बांधा तब क्या सोचा था, इसकी जितनी जिंदगी है तब तक इसको हम यूज करने के लिए तैयार है, करेंगे नहीं करेंगे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इंटेंशन इज दैट इसका जितना लंबा लाइफ है उतना लंबा लाइफ हम यूज करने को तैयार है। मैं बोलूँगा इन दैट केस इट इज टू बी कंसिडर्ड एज परमानेंट। अब वो मनोरमा बिल्डिंग जो बांध रहे हैं, वहाँ पे जो अलग अलग वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो वर्कर्स को रोज ट्रैवलिंग करने को डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है, वो बिल्डिंग का जो बाहर का कंपाउंड है उसके अंदर के साइड में उन्होंने छोटे छोटे हट्स बांधे हुए हैं, झोपड़ी बांधे हुए हैं, तो वर्कर लोग वहीं पे काम करते हैं, वहीं पर बाद में सो जाते हैं। समझ में, कह लो दिन भर साइड पे काम करते हैं और बाद में उधर जो उनको छोटा झोपड़ी बना के दिया, रूम्स बना के दिया हुआ है, एक टॉयलेट भी उनको बना के दिया रहेगा वहाँ पे। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और वो शायद एस्बेस्टॉस का पतरा रहता है उसका रूम्स बना रहेगा, नहीं तो नॉर्मल पतरे का बना रहेगा, तो उनको एक्चुअली ब्रिक एंड मॉर्टर का बना के दिया रहेगा मस्त से, बाबा यहाँ पे रहो अच्छे से, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप बराबर से काम करो, 3 साल काम करना पड़ेगा, बड़ा बिल्डिंग बांधने का अपने को 15-16 माले का। समझे क्या? तो आपके छोटे बच्चे भी रहेंगे, सब यहाँ पे रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 3 साल के लिए आपको जॉब दिया हुआ है, यहाँ पे रह सकते हैं। तो वो वाला घर अगर सपोज, अभी वहाँ पे रेंट नहीं मांगने वाले वो लोग, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगर सपोज उन्होंने वो एम्प्लॉयज़ के पास से रेंट लिया, जो वर्कर लोग वहाँ पे काम करते हैं उनके से रेंट लिया, तो जो बिल्डर है जिसने वो घर बांधे हुए हैं उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोलेगा कि मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। नहीं सर, वो तो उन्होंने ब्रिक से बांधा हुआ है, दैट इज ट्रू, बट उसका जितना लंबा लाइफ है उतना पूरा यूज़ करने का उसका इंटेंशन ही नहीं। वो क्या बोलेंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन पूरा रहेगा वैसे उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो द इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। सर्कस का तंबू है बड़ा वाला, उसको पहले म्यूनसिपैलिटी का परमिशन लेना पड़ता है, म्यूनसिपैलिटी ने परमिशन दिया 6 महीने का, मतलब अभी इस तरह से बांधा हुआ है कि बिल्कुल गिरेगा नहीं, गिरेगा तो बाबा सब गड़बड़ हो जाएगी। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? अंदर लोग बैठे हैं, सब गिर गया तो कैसे चलेगा? सो बांधा ऐसा है कि बिल्कुल नहीं गिरेगा, परमानेंट जैसा ही है, लेकिन बांधने के टाइम ही सोच के रखा है 6 महीने का इसको निकालने का है, दैट मीन्स इट इज नॉट परमानेंट। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ब्रिक एंड मॉर्टर से बांधोगे तो भी चलेगा, वुड एंड मड से बांधोगे तो भी चलेगा, और ये बर्फ से बांधोगे तो भी चलेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी रहेगा तो भी चलेगा। ओनली थिंग इज दैट इट शुड बी परमानेंट इन नेचर, मतलब इंटेंशन शुड बी टू यूज इट एज लॉन्ग एज इज पॉसिबल, जब तक हो सके तब तक यूज करने का इंटेंशन रहेगा, बनाने के टाइम ही बोलूँगा दैट मीन्स इट इज परमानेंट। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर वो ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन से नीचे फर्क पड़ता नहीं है, कितने मंजिल का इमारत है कितने मंजिल का इमारत नहीं, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, दैट्स ऑल इज कंसिडर्ड, बिकॉज उन्होंने बोला बिल्डिंग, उन्होंने ऐसे बोला हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बिल्डिंग। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो पहला कंडीशन पूरा हो गया, देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। दूसरा कंडीशन है एसएससी शुड बी ओनर देयर ऑफ। एसएससी शुड बी ओनर देयर ऑफ का मतलब क्या होता है? देयर आर 2 डिफरेंट पार्ट्स टू बी कंसिडर्ड। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज लीगल ओनरशिप एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज डीम्ड ओनरशिप। आई रिपीट, first one is called as legal ownership, second one is called as deemed ownership. Legal ownership में क्या आएगा? It is where the assessee is the legal owner of the property, the document of title of the property is registered in the name of the assessee, then is called as legal owner. And deemed ownership is where the assessee is not the legal owner but is assumed to be the owner of the property under section 22. मतलब सेक्शन 22 बोलता है कि कभी कभी जिसके नाम से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है उस प्रॉपर्टी का, उसको हम ओनर मानेंगे, और कभी कभी जिसके नाम से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है उसको भी हम लोग ओनर मानने को तैयार है, हम अज्यूम कर लेंगे कि वो ही ओनर है, भले ही नाम उसका नहीं चला रहेगा डॉक्यूमेंट के ऊपर तो भी। तो लीगल ओनरशिप तो समझने के लिए आसान है कि मेरे नाम से डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब मैं ओनर हूँ, दैट्स अ सिंपल थिंग। डीम्ड ओनरशिप सीखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि जहाँ पे जिस घर की बात चालू है वो घर मेरे नाम से न होने के बावजूद मेरा ही ओनरशिप ऐसा कंसिडर किया जाएगा, वो अपने को सीखने का। सो नाउ देयर इज अ चार्ट आई हैव प्रिपेयर्ड हियर। नंबर 1, डीम्ड ओनरशिप किसकी वजह से आ सकता है? एक तो ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन की वजह से आ सकता है, या फिर अदर रीजंस की वजह से आ सकता है।
अदर रीजंस बाद में देखेंगे, पहले ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन का मतलब क्या देखेंगे। अगर ट्रांसफर इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, ट्रांसफर इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, मेरे ख्याल से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुकाबले ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी एडिक्वेट फॉर द पर्पज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने अपना घर जिसकी कीमत लेटर से 2 करोड़ रुपया है, 3 करोड़ रुपया है, वो घर मैंने मेरे बीबी के नाम से कर दिया, कितने में, 10 रुपये में। इनकम टैक्स बोलेगा, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलेगा चलेगा। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ये भी बोलता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का रूल है, और उसमें कुछ एक्सेप्शन है। उसमें पहला एक्सेप्शन कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट्स आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो कभी कभी कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ऐसा करके बोलता है। समझने में क्या बोल रहा हूँ। इनकम टैक्स बोलेगा देखो भैया वो किसके लिए है, वो वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए है। वो किसके लिए है, वो वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं डीम्ड ओनरशिप कब लाने का या फिर नहीं लाने का उसकी बात कर रहा हूं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड है कि नहीं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आपका कॉन्ट्रैक्ट शायद वैलिड रहेगा, आपने बीबी को फ्री में दे दिया, एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलेगा ठीक है नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन, वी आर ओके विद इट, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, मतलब प्रॉपर्टी इज नॉट अंडर माय नेम नाउ, प्रॉपर्टी इज अंडर द नेम ऑफ माय वाइफ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए सब चल गया। इनकम टैक्स बोलेगा हाँ वो, लेकिन गड़बड़ क्या हो गया, एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, मतलब आप इस रास्ते से नीचे उतर के यहां पे नहीं जा सकते हो क्योंकि आपका कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, मतलब आपको नीचे उतरना पड़ेगा। क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूं। सो इनकम टैक्स बोलता है कि जैसे ही आप बोलोगे कि सर मेरा कंसिडरेशन एडिक्वेट है, अगर मेरा कंसिडरेशन भी है और ऊपर से एडिक्वेट है, फिर हम बोलेंगे जाने दो, फिर डीम्ड ओनरशिप को देखने की जरूरत नहीं है। लीगल ओनर इज इक्वल टू ट्रांसफरी, जिसको ट्रांसफर किया है वही लीगल ओनर है, एंड डीम्ड ओनरशिप डज नॉट अप्लाई। मतलब मैंने मेरा घर जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपया थी वो शायद 1 करोड़ 90 लाख में मेरे बीबी को बेचा हुआ है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। मेरा घर जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपया थी वो मैंने अपने बीबी को 1 करोड़ 90 लाख में बेचा हुआ है। बीबी को बेचा रहेगा तो भी बेचा है मैंने, घर को बेचा है मैंने बीबी के लिए, बीबी के नाम से, तो भी उसके से पूरा पैसा लिया है। हाँ ठीक है, 2 करोड़ का 1 करोड़ 90 लाख वो तो चलता है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ। इट इज़ ऑलमोस्ट एडिक्वेट। स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से देखा रहेगा तो सब कुछ ठीक ठाक है, मैं बोलूँगा ठीक है। इन दैट केस अभी भले ही देने वाला मैं, लेने वाली बीबी रहेगी, तो भी हम बोलेंगे एडिक्वेट कंसिडरेशन का ट्रांजैक्शन है। लीगल ओनरशिप किसके पास, ट्रांसफरी, मतलब मेरे बीबी के पास। डीम्ड ओनरशिप किसके पास, सवाल ही नहीं आता है क्योंकि एडिक्वेट कंसिडरेशन आ चुका है। एडिक्वेट कंसिडरेशन आएगा तो डीम्ड ओनरशिप के कंसेप्ट को देखने की जरूरत नहीं है। भले ही ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे तो भी देखने की जरूरत नहीं है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। सेकंड सिचुएशन, ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन बट द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट और इट्स अ निल कंसिडरेशन, मतलब फ्री में दे दिया है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन बट दैट कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट और द कंसिडरेशन इज निल, जीरो कंसिडरेशन है। फिर हम पूछेंगे अच्छा किसको दिया भाई ट्रांसफर, किसको किया तूने। हैव यू ट्रांसफर्ड इट टू द स्पाउस, शब्द क्या यूज किया, वाइफ शब्द यूज नहीं किया, स्पाउस शब्द यूज किया। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा हस्बैंड ही वाइफ को देगा, कभी कभी वाइफ भी हस्बैंड को दे सकती है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। इसके लिए हमने बोल के रखा है बाबा हमको क्या फरक पड़ता है, जेंडर से फरक नहीं पड़ता है, हम लोग बोलेंगे फिर स्पाउस। तो नवरा म्हटलं की पुरुष असतोय, बायको म्हटलं की स्त्री असते, जोडीदार म्हटलं की कोणी पण असू शकतो की नाही, तसं त्यांनी जोडीदार म्हटलं स्पाउस। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ, लाइफ पार्टनर, सिंपल। तो अगर तुमने स्पाउस को ट्रांसफर किया है क्या या फिर माइनर चिल्ड्रन को ट्रांसफर किया है क्या। अब जब मैं मुंबई में रहता था तो हर साल मैं चेंबूर में एक जगह पे जाता था, गणपति के टाइम हर साल में जाता था। वहाँ पे एक सुब्रमण्य मठ करके एक जगह है, कुके सुब्रमण्य मठ करके जगह है। आचार्य केमिकल्स, अगर आपने नाम सुना रहेगा तो मुझे पता नहीं, अभी वो पुराना कंपनी है, आचार्य केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स करके कंपनी था उनके। वो आचार्य करके एक ये थे ओनर थे, वो बड़ा कंपनी था उनका। पर उनके दोनों बेटे यूएस में चले गए, फिर उन्होंने डिसाइड किया फैग एंड ऑफ द लाइफ में, उनका चेंबूर में खुद का बड़ा बंगलो था, काफ़ी बड़ा बंगलो था। उन्होंने डिसाइड किया कि मेरा ये जो बंगलो है अब मुझे कुछ तो भगवान के लिए, धर्म के लिए कुछ तो करना है। तो उन्होंने वो सुब्रमण्य मठ करके वो एक संस्था है, उसको उन्होंने दान दे दिया, गिफ्ट दे दिया, फ्री दे दिया, जीरो। एडिक्वेट कंसिडरेशन है क्या, नहीं है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी नहीं है, नील कंसिडरेशन है, दे दिया मैंने ऐसे बस अपने नाम, क्योंकि मेरे बच्चे तो यूएस में उधर सेटल हो गए और बाकी के मेरा बहुत सारा प्रॉपर्टी है, वो भी सब संभालने को नहीं होने वाला है। उससे अच्छा फिर एक प्रॉपर्टी कम से कम मैं भगवान के नाम से देता हूँ, मैं शांत हो जाऊँगा, मुझे लगे मैंने धर्म कार्य किया है, मेरा फिर पुण्य जमा हो जाएगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ही गेव इट अवे, जस्ट इमेजिन। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। चेंबूर जैसा एकदम प्राइम लोकेशन में बड़ा बंगलो था उनका, मतलब आराम से उनको 10-12 करोड़ तो तभी मिलते थे कम से कम, अभी तो और भी ज़्यादा मिल जाएगा, बट ही गेव इट अवे।
इनकम टैक्स बोलेगा नहीं, हम लोग डीम्ड ओनरशिप देखने को नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि डीम्ड ओनरशिप कब देखने का, ट्रांसफर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन टू स्पाउस रहेगा तो, नहीं तो माइनर चिल्ड्रन रहेगा तो। इफ यू आर गिविंग इट टू सम चैरिटी और सम अदर थिंग्स जहाँ पे तुम्हारा स्पाउस के साथ रिलेशन नहीं है और माइनर का भी यहाँ पे झंझट नहीं आ रहा है, हम छोड़ देंगे। क्योंकि वो जो कुके सुब्रमण्य मठ को उन्होंने दान दे दिया, उस मठ को दे दिया उन्होंने, तो उनका अभी उस प्रॉपर्टी से कुछ बेनिफिट लेने का चांस खत्म हो गया। दैट प्रॉपर्टी इज नो मोर विथ हिम, ही कैन नॉट एंजॉय एनी बेनिफिट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विल बी एंजॉयड ओनली बाय द ट्रांसफरी, नाइदर ही कैन गेट रेंट फ्रॉम देम, नॉर उन्होंने रेंट दिया तो वो लोग रेंट ले लेंगे। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं बोलूँगा मतलब उन्होंने पूरा प्रॉपर्टी पे पानी फेर दिया, छोड़ दिया है, बस पानी डाल दिया, बस दे दिया। जब वो अपने स्पाउस को ट्रांसफर करता है, जब अपने माइनर बच्चे को ट्रांसफर करता है, तो एक्चुअली स्पीकिंग दिखने के लिए ऐसा हो जाता है कि प्रॉपर्टी उसके हाथ से चला गया है, बट एक्चुअली स्पीकिंग प्रॉपर्टी अभी भी उसके घर में ही है। कह रहे समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब तुम सिर्फ इनकम टैक्स ने बोला कि एसएससी शुड बी ओनर देयर ऑफ, तो ये ओनरशिप को हटाने के लिए अपने स्पाउस के नाम से घर को ट्रांसफर कर रहे हो। ओनरशिप के झंझट को हटाने के लिए अपने माइनर बच्चे के नाम से प्रॉपर्टी, उसको बेचारे को पता भी नहीं है कि क्या किया पिताजी ने करके, तो प्रॉपर्टी पिताजी अभी तक रेंट पे चढ़ा रहे हैं, रेंट उसके नाम से आ रहा है। क्यों? क्योंकि ओनर वो है। कह रहे समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड माइनर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो गार्डियन विल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, तो उसका जो भी कुछ पैसा है अल्टीमेटली इट विल बी एंजॉयड बाय द सेम फैमिली। तो पहले भी पैसा मुझे मिलता था, फैमिली एंजॉय करती थी, अभी पैसा मुझे मिलेगा, सॉरी पैसा मिलेगा उसके नाम से, लेकिन फैमिली एंजॉय करेगी। तो सर आप एंजॉय तो वही करने वाले हो, आपने सिर्फ हमारे एसएससी शुड बी ओनर देयर ऑफ इस कंडीशन को खींचने के लिए, इसको मजाक उड़ाने के लिए हमने आपने हमारे साथ खिलवाड़ किया हुआ है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे या फिर नील कंसिडरेशन पे आपने अपने स्पाउस को ट्रांसफर किया है, आपने अपने माइनर बच्चे को ट्रांसफर किया है, तो हमको पता है कि भले ही प्रॉपर्टी से आपने हाथ धो लिया ऐसा लगता रहेगा, तो भी प्रॉपर्टी एक्चुअली आपके पास ही है, उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट आपको ही वापस मिलने वाला है, तो हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? तो हम लोग बोलेंगे सर अभी ट्रांसफरी मे बी द लीगल ओनर, बट ट्रांसफरर इज द डीम्ड ओनर। प्रिंसिपल क्या बोला हमने? ट्रांसफरी में भी देर, क्योंकि कागज के हिसाब से अभी स्पाउस के नाम से ट्रांसफर किया, कागज के हिसाब से अभी माइनर बच्चे के नाम से ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर इज द लीगल ओनर, बट डीम्ड ओनर फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स फॉर हाउस प्रॉपर्टी इनकम विल बी द ट्रांसफरर। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? लेकिन सर अगर ऐसा हो गया रहेगा तो, हमने चाची 420 पिक्चर देखा है, चाची 420 पिक्चर के अंदर ऐसा होता है कि वो कमल हसन जो रहता है, जो बाद में चाची बनता है उस पिक्चर में, क्या कुछ तो गोडबोले क्या है उसका नाम, लक्ष्मी गोडबोले उसका नाम रहता है उसमें। तो कमल हसन जो रहता है और तबू उसकी बीवी रहती है, बट उनका आपस में झगड़ा हो गया रहता है, वो सेपरेट होते रहते हैं, और तबू अपने पिताजी के पास रहती है, और ये अपना अकेला रहता है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? भाड़े का घर लेके, फिर वो परेश रावल और बाकी का सब जोक्स, वो इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे ये सिचुएशन इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स इट मे सो हैपन दैट द हस्बैंड हैज गिवन द प्रॉपर्टी टू द वाइफ, और द प्रॉपर्टी इज गिवन बाय द वाइफ टू द हस्बैंड फॉर व्हाट? इन कनेक्शन विथ एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। मैंने जो पहला सिचुएशन बोला मेरा सिचुएशन की, जिसमें मैंने मेरा प्रॉपर्टी मेरे बीवी के नाम कर दिया है, उसके से पैसा कुछ लिया नहीं है, इनएडिक्वेट कंसेंट है तो नील कंसिडरेशन, लॉजिक क्या है? लीगली वो ओनर बन जाएगी, बट फिर भी हम साथ में रहते हैं, मतलब पैसा मुझे ही मिलता रहेगा रेंट वेंट का। मैं बोलूँगा उसके नाम से घर है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि उसका बाकी इनकम जीरो है, तो उसको स्लैब रेट की वजह से क्या हो जाएगा? 2,50,000 का स्लैब रेट मिल जाएगा। रेंट कितना मिलता है पर मंथ? 20,000 इंटू 12, मतलब कितना हो गया? 2,40,000, मतलब सारा का सारा इनकम जीरो। मेरा खुद का इनकम कितना है? 30 लाख है ऑलरेडी। अगर रेंट मुझे मिलता था तो 32,40,000 होता, तो 2,40,000 के ऊपर मुझे क्या भरना पड़ता था? 30% टैक्स भरना पड़ता था। तो 2,40,000 का 30% मतलब 72,000 जाता था मेरा। अब बीबी के नाम से कर दिया तो क्या हो जाएगा? 2,40,000 पूरा एंजॉय करेगी, क्योंकि उसका बाकी का इनकम जीरो है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये ऐसा चापलूसी कर रहा था मैं, इसके लिए गवर्नर ने बोला सर पकड़ लिया, ट्रांसफरी इज द लीगल ओनर बट ट्रांसफरर इज डीम्ड ओनर। समझ रहे मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन अब मेरी सिचुएशन को छोड़ दो, अब चाची 420 के पास चले जाना, अब कमल हसन के पास चले जाना। उधर क्या होने वाला है? सपोज अगर ऐसा होता है कि कमल हसन गिव्स द प्रॉपर्टी टू तब्बू फॉर नो कंसिडरेशन, कमल हसन गिव्स द प्रॉपर्टी टू तब्बू फॉर नो कंसिडरेशन, बट फॉर व्हाट? फॉर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट इन कनेक्शन विथ एन एग्रीमेंट। देखो डिवोर्स ऐसा शब्द यूज नहीं किया है, डिवोर्स मतलब कानून ने भी मान लिया कि बाबा अभी ये सेपरेटेड है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ?
और ये एक दूसरे का नाम यूज़ नहीं करेंगे, इसके बाद में अगर ये कुछ करेंगे तो भी प्रॉपर्टी के अंदर एक दूसरे का हक नहीं रहेगा वगैरह वगैरह, डिवोर्स हो गया। मतलब वो जो तुमने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तुमने तोड़ दिए। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और अगर तुम बोलोगे नहीं सर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब हमने पहले मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल एक साथ रहे, बाद में समझा हम एक दूसरे से बिल्कुल कंपेटेबल नहीं है, लेकिन फिर से नया मैरिज करने का हमको इंटरेस्ट नहीं है। अगर इसके साथ ये होता है तो आगे भी यही होगा, हमको पता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो झगड़ा क्या को करने का, उससे अच्छा ठीक है अभी हम सेपरेट रहेंगे। पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नोवेशन कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली स्पीकिंग। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, उसको तोड़ा नहीं है, डिवोर्स लिया हुआ नहीं है, लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब तुम अलग रहो, मैं अलग रहता हूँ, तुम तुम्हारी ज़िंदगी जियो, मैं मेरा ज़िंदगी जीता हूँ। लोगों के लिए अभी तक हमारा शादी है, कभी भी अपने बच्चों का मैरिज करना है, क्या करना है, तभी अपने को साथ में आने का हम आएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये रोज़ एक साथ रहने का, एक दूसरे का झगड़ा करने का, ये बराबर नहीं। उससे अच्छा जाने दो यार, तुम दूर रहो, मैं दूर रहता हूँ। लेकिन फिर तुमको तकलीफ हो सकती है, मैं ठीक है, मैंने ऑलरेडी जब तुम्हारे साथ था तब मैंने ऑलरेडी 2 साल 2 3 4 5 प्रॉपर्टी बनाया हुआ है। वो प्रॉपर्टी बनाने के पीछे तुम्हारा भी मुझे बहुत सारा मदद हुआ है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसमें से 2 प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से कर देता हूँ, 1 प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से कर देता हूँ। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? पैसा नहीं दे तो भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या, तुम झगड़ा करोगे, डिवोर्स लोगे, कोर्ट में जाओगे और तुमको वही प्रॉपर्टी फिर से मिलने वाला है। तो बीच में तुम्हारा वकील का फीस जाएगा, मेरा वकील का फीस जाएगा, तारीख पे तारीख जाएगी और झंझट होते जाएगा। उससे अच्छा अल्टीमेटली अपने को बहुत सारा चीज़ें शायद आगे जिंदगी में कुछ करना पड़ सकता है, बच्चों का शादी है, बच्चों का कुछ और चीज़ है, तो वी विल हैव टू शो दैट वी आर अ फैमिली। व्हाई टू अननेसेसरी गो फॉर इट? अभी हमको पता चल गया कि वी आर नॉट कंपेटेबल, तो लेट अस मेक अ सिंपल एग्रीमेंट। क्या बात ठीक है, तुम अलग रहो, मैं अलग रहता हूँ। दुनिया को क्या को बताने का कि हमारे झगड़े चलते करके, हम लोग उतने मैच्योर्ड है कि हम लोग ऐसा सेपरेट रह सकते हैं। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? अगर ऐसा किसी ने किया रहेगा तो कौन बोलता है कि ठीक है, हमको समझ में आया कि यहाँ पे जो आदमी ने प्रॉपर्टी छोड़ दिया है उसका पीछे कारण क्या है, उसको इनकम टैक्स को मैनेज करने का नहीं था, बल्कि उसको अपने ज़िंदगी को मैनेज करना था। अब उसके पास से प्रॉपर्टी चली गई है और ऊपर से वो प्रॉपर्टी का कुछ भी बेनिफिट उसको वापस मिलने वाला नहीं है। आनंद सर को बेनिफिट मिल रहा था, क्योंकि आनंद सर की बीवी उनके साथ रहती थी, वो सब पूरा अच्छा फैमिली एंजॉय कर रहे थे मस्त से करके। सो प्रॉपर्टी वॉज ट्रांसफर्ड बट इनकम वॉज नॉट ट्रांसफर्ड। हियर प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी आर ऑल्सो गॉन। तो भले ही देयर इज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एंड लीगली स्पाउस रिलेशनशिप अभी जिंदा है, तो आनंद सर को पकड़ना लाजमी है, क्योंकि आनंद सर सिर्फ टैक्स को खींचने का कोशिश कर रहे हैं। अब ये 420 के कमल हसन को पकड़ने का कुछ मतलब नहीं है, उसको बेचारे को छोड़ देंगे। तो वहां पे क्या बोला है, इफ द कंसिडरेशन is inadequate consideration or nil consideration and the property is transferred to the spouse and the transfer is in connection with an agreement to live apart. क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूं? ट्रांसफर इज इन कनेक्शन विथ एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? फिर हम बोलेंगे ठीक है चल छोड़ दिया, पता है हमको कि तेरा प्रॉपर्टी तेरा से चला गया है, हम कुछ ये नहीं करेंगे। ऑलरेडी तुम्हारी जिंदगी में दुख है, तुमने जिसके साथ शादी किया शायद तुम्हारा अच्छा पड़ता नहीं है, तुमने एटलीस्ट मैच्योरिटी दिखाया, झगड़ा किए बिना तुम सेपरेट हो रहे हो, चलो ठीक है नो प्रॉब्लम, हम खाली फोकट इनकम टैक्स में पकड़ नहीं मारेंगे, छोड़ दिया। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट वाला कुछ नहीं, मस्त से प्यार से रहते हैं, मस्त से एंजॉय करते हुए करें, तो बाबा डीम्ड ओनरशिप आएगा। तो ट्रांसफरी में भी लीगल ओनर बट ट्रांसफरर इज द डीम्ड ओनर। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट सर वो ट्रांसफर किया है और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो नील कंसिडरेशन है, लेकिन ट्रांसफर किसको किया? स्पाउस को नहीं किया, माइनर बच्चे को किया है। ट्रांसफर किसको किया है? माइनर बच्चे को किया। हम बोलेंगे ठीक है, माइनर बच्चा कौन है? मैरिड डॉटर है क्या अनमैरिड है? समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? बॉय के बारे में पूछते नहीं है, डॉटर के बारे में पूछते हैं। मैरिड डॉटर रहेगी तो, क्योंकि सर मैरिड डॉटर माइनर कैसे हो सकती है? माइनर का मैरिज करना अलाउड नहीं है। येस, हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग पढ़े लिखे घरों में रहते हैं, हमारे मम्मी डैडी काफ़ी पढ़े लिखे और अच्छे विचारों के हैं, इसके लिए हमारे मम्मी डैडी को ये पता है कि अब कानून क्या कहता है कि माइनर का मैरिज नहीं करवाने का है। और अगर कानून रहता भी नहीं तो भी शायद आपके मम्मी डैडी आपका शादी नहीं करवा देते थे बाली उम्र में, माइनर एज में। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? बोलते थे नहीं यार नाबालिग है, इसको अभी तक हम लोग ये नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं, मैरिज नहीं करवा देंगे। लेकिन अभी भी आप गाँव में जाओगे, अलग अलग फैमिलीज में जाओगे, तो देर आर मेनी प्लेसेस वेर यू विल फाइंड दैट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट माइनर्स मैरिज इज नॉट अलाउड इन लॉ, स्टिल पीपल ब्रेक द लॉ। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? माइनर मैरिज हो सकता है कि अभी भी हो सकता है, वो इलीगल है, दैट्स ट्रू। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? उसने कानून को तोड़ा हुआ है, दैट्स ट्रू, बट अरे यार लोगों का पॉकेट मारते हैं, पॉकेट मारना अलाउड है क्या? नहीं, फिर भी मारते हैं। लोग चोरी करते हैं, चोरी करना अलाउड है क्या? नहीं है। लोग अफीम बेचते हैं, चरस बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, लोग खून करते हैं, लोग खून का सुपारी लेते हैं। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ये करना अलाउड है क्या? बिल्कुल अलाउड नहीं, फिर भी करते हैं। वैसे माइनर का डॉटर का भी शादी कर सकते हैं क्या? करना नहीं चाहिए, बट कर सकते क्या? कर सकते हैं। इनकम टैक्स बोलेगा देखो भैया तुमने कर दिया ना, मैं तो ये देखने के लिए नहीं बैठा हूं कि मैरिज चाइल्ड मैरिज एक्ट हुआ कि मतलब ब्रेक किया कि नहीं किया, मैं देखने को बैठा हूं इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट क्या। मैंने तो एकदम बहुत पहले सीखा था 224 में, सेक्शन 224
इनकम में भी इंक्लूडिंग इवन इलीगल इनकम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनकम। तो हम लोग ये नहीं देखते कि तुम्हारा कानून कौन सा टूटा है नहीं टूटा है करके, हम बोलते इनकम का ट्रीटमेंट देखना है। तो इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू माइनर मैरिड डॉटर, दैट मीन्स प्रोबेबली यू आर गिवन डाउरी। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो अभी बेटी भी तुम्हारे पास से चली गई है और प्रॉपर्टी भी तुम्हारे पास से चली गई है, मतलब दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन विच यू हैव डन फॉर द पर्पज ऑफ मिसमैनेजिंग और मैनेजिंग टैक्स और मैनिपुलेटिंग टैक्स। दिस इज अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी हैज गॉन। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो फिर बोलूंगा ठीक है, फिर से एक बार, ट्रांसफरी इज द लीगल ओनर, ट्रांसफरी इज द डीम्ड ओनर, फिर डीम्ड ओनरशिप डजंट अप्लाई क्योंकि वो वहाँ पे चलेगी, इसलिए ग्रीन कलर वहाँ पे डाल दिया मैंने, छोड़ दिया उसको एसएससी को। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? फिर वो माइनर मैरिड डॉटर ने अगर वो प्रॉपर्टी जो पिताजी के वैसे मिला है उसको किसी और को भाड़े पे दे दिया और भाड़ा ले लिया, तो भाड़ा पिताजी की इनकम में ऐड नहीं होगा, इट विल बी कंसिडर्ड इन हर इनकम ओनली। बट सर वो अपने माइनर बच्चे को दिया है, और मतलब मैं बोलूँगा हाँ, लेकिन बच्चा किधर साथ में रहता है, बच्चे का शादी करवा दिया है, बच्चा साथ में नहीं है। सो प्रॉपर्टी पास तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी की इनकम तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। लेकिन सर अगर दूसरा रहेगा तो मतलब माइनर चाइल्ड है, डॉटर ही है लेकिन मैरिड नहीं, अनमैरिड है। अनमैरिड है मतलब किसके साथ रहती है? पिताजी के साथ रहती है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? बच्चा है, बेटा है, तो किधर रहेगा? पिताजी के पास ही रहेगा। अब मैरिड रहे तो अनमैरिड रहे तो पिताजी के पास ही रहने वाला है। मतलब तुम जानबूझ के माइनर के नाम से ट्रांसफर कर रहे हो क्योंकि वो तो आवाज़ नहीं करेगा तुम्हारे सामने, चुप बैठेगा, तो तुम उसको रेंट पे भी चढ़ाओगे और बाद में रेंट घर में ही आएगा और रेंट को कैसे खर्चा करने का तुम ही डिसाइड करोगे। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन कागज पे क्या दिखेगा? रेंट उसको मिला, उसका इनकम क्या है? बाकी का इनकम जीरो है, तो तुमको 2,50,000 या फिर 5% वो सबका फायदा मिल जाएगा ना तुमको। वो खेलने के लिए तुम खेल रहे हो, हम बोलेंगे सॉरी यार अदर सिचुएशन में आ गया, तो लीगल ओनर इज इक्वल टू ट्रांसफरी बट डीम्ड ओनर इज इक्वल टू ट्रांसफरर। एडिक्वेट कंसिडरेशन रहेगा तो ये प्रोविजन देखने की जरूरत नहीं है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन रहेगा तो ये फिर पूछो अगला क्वेश्चन कि किसको दिया है, स्पाउस को दिया है कि माइनर चाइल्ड को दिया है कि किसी और को दिया है। किसी और को दिया है तो भूल जाओ, डीम्ड ओनरशिप देखने की जरूरत नहीं है। तो आचार्य केमिकल्स इज नॉट गोइंग टू गेट कंसिडर्ड फॉर डीम्ड ओनरशिप। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? स्पाउस को दिया है, बच्चे को दिया है, माइनर बच्चे को दिया है, लेकिन एडिक्वेट कंसिडरेशन में बोलूंगा फिर छोड़ दो ना, एडिक्वेट कंसिडरेशन रहेगा तो इधर आने का जरूरत ही नहीं है। सर बट माइनर बच्चा किधर से एडिक्वेट कंसिडरेशन देगा? हो सकता है ना, तारे जमीन पर पिक्चर में काम करने वाला दरअसल जाफरी, अब पिक्चर जब काम कर रहा था भी छोटा बच्चा था, अब तो बड़ा हो गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट तब तो छोटा बच्चा था और उसको आमिर खान ने सपोज 2 करोड़ रुपए का साइनिंग फीस जो भी कुछ है उसका पिक्चर का वो भी कुछ अमाउंट ही दिया उसको, रॉयल्टी एंड एक्टिंग फीस वगैरह करके 2 करोड़ रुपये। उसने क्या कर दिया, पिताजी का एक फार्म हाउस था लोनावाला का, वो उसने 2 करोड़ में परचेस कर लिया, पिताजी को 2 करोड़ रुपये दे दिया और 2 करोड़ रुपये उसका एडिक्वेट कंसिडरेशन था। आप क्या बोलोगे? फिर बोलेंगे जाना दो, टेंशन मत लो, एडिक्वेट कंसिडरेशन रहेगा तो देखने की जरूरत नहीं है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन रहेगा तो पूछो भैया स्पाउस है कि माइनर चाइल्ड है कि नहीं है। स्पाउस भी नहीं है, माइनर चाइल्ड भी नहीं है, फिर तीसरे वाले को छोड़ ही दो, तुमको देखने की जरूरत नहीं है। स्पाउस है तो फिर पूछो क्यों दिया, इज इट इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट? अगर हाँ तो फिर से एक बार छोड़ दो, अगर ना तो पकड़ लो। माइनर चाइल्ड, माइनर डॉटर है तो छोड़ दो, ना तो पकड़ लो। पकड़ लो मतलब क्या? लीगल ओनर कौन है कुछ फर्क पड़ता नहीं है, हम लोग डीम्ड ओनर किसको मानेंगे? ट्रांसफरर को मानेंगे, ट्रांसफरर के हाथ में इनकम को पकड़ लेंगे। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये तो हो गया पहला पार्ट, दैट इज ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन। दिस पार्ट इज नाउ कंप्लीट, यहां तक आ गया वो पूरा पार्ट। समझा सबको? आई होप यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज द पार्ट। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ डीम्ड ओनरशिप इज कमिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज डिफरेंट सिचुएशंस। एक कौन है? इम्पार्शिबल स्टेट। इम्पार्शिबल स्टेट मतलब क्या हो गया? पिताजी थे, उन्होंने देखा अपने बच्चे कैसे हैं, उनको समझा अपने बच्चे 1 नंबर के गधे हैं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ठीक ठाक रहेंगे, जब मैं नहीं रहूंगा तब ये एक दूसरे का झगड़ा करेंगे, सिर फोड़ेंगे और प्रॉपर्टी के टुकड़े टुकड़े करके प्रॉपर्टी को बेच भी देंगे। मैंने इतना सब जो बनाया सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। मेरे पोते अच्छे हैं लेकिन ये पोतों तक पहुंचने देंगे तब ना, कि बीच में सब गड़बड़ करेंगे तो क्या? पिताजी ने वसीयत में लिख के रखा कि मेरे जाने के बाद मेरा प्रॉपर्टी जो है उसको अब पार्टीशन करना अलाउड नहीं है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? कुछ भी होने दो, आप ऐसा नहीं करने का ये बड़े भाई का ये छोटे भाई का करके, नथिंग, इट शुड बी ऑलवेज कंसिडर्ड वन सिंगल यूनिट। इसका पार्टीशन करना अलाउड नहीं है, मैंने मेरे वसीयत में लिख के रखा है, दैट मीन्स नाउ यू कैन नॉट चेंज दैट पर्टिकुलर थिंग। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? पिताजी चल गए, पिताजी चले गए, अब दोनों बेटों के पास आ गया, दोनों को एक दूसरे का बिल्कुल चेहरा देखने को भी तकलीफ होता है, क्या करने का? उन्होंने बोला देख ऐसा करते हैं फिर कि ये प्रॉपर्टी हम लोग रेंट पे चढ़ा देते हैं, सिंपल। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? ये प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे? रेंट पे चढ़ा देते, मतलब एक दूसरे के साथ रहने का झंझट ही नहीं पड़ेगा। पिताजी ने क्या बोला? इम्पार्शिबल है ना, तो ठीक है ना, पार्टीशन नहीं करेंगे ना, सिंपल। प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं करेंगे, रेंट आएगा, रेंट का पार्टीशन करेंगे।
समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? चलो ठीक, अच्छा आइडिया। फिर क्या हो गया, रेंट कितना था पर मंथ? 5 लाख रुपया, मतलब साल भर का रेंट कितना था? 60 लाख रुपए का रेंट था। काफ़ी बड़ा प्रॉपर्टी था, बड़ा बंगलो था। 60 लाख रुपए उनको मिलने वाला था। 30 लाख एक को, 30 लाख दूसरे को। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इनकम टैक्स आया, बड़े भाई को पूछा रेंट कितना, बोलता 5 लाख इंटू 12 मतलब 60 लाख इंटू हाफ मतलब 30 लाख। सुनने में क्या, छोटे भाई को पूछा कितना रेंट, बोलता है 5 लाख इंटू 12 मतलब 60 लाख इंटू हाफ मतलब 30 लाख। इनकम टैक्स बोलेगा बड़े भाई को, भैया आप 60 लाख के ऊपर का टैक्स भर दो, बस काम खत्म। बड़े भैया बोलते मैं क्यों, छोटे को पकड़ो। इनकम टैक्स बोलते छोटे भाई को आप 60 लाख के ऊपर का टैक्स भर दो। हम किधर दोनों के पीछे भागेंगे कि क्या किधर क्या कैसे करके। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? छोटा भाई बोलेगा मुझे क्यों, उसको पकड़ो। अब ये तो टेबल टेनिस हो गया, इधर से उधर पिंग पोंग हो गए। इनकम टैक्स बोलते हैं हमने डिसाइड कर लिया है कि हमको पता है लीगली बड़ा भाई इज नॉट द ओनर, लीगली छोटा भाई इज नॉट द ओनर, इट्स एन इम्पार्शियल स्टेट, बोथ ऑफ देम आर द ओनर्स। पर भी किसको पकड़े, दोनों को पकड़ने को जाए तो एक यूएसए में रहता है, एक इधर रहता है, किधर भागने को जाए यार। उससे अच्छा हम क्या बोलेंगे कि जो उसका होल्डर है दैट पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स विल बी कंसिडर्ड एज लीगल ओनर, डीम्ड ओनर। जो उसका मतलब अभी जो उस प्रॉपर्टी को हथिया रहा है, मतलब प्रॉपर्टी को काम कर रहा है, प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, वो उसको बोलेंगे भैया आप प्रॉपर्टी के ओनर हो, आपके साथ बात करेंगे, बाकी सबको नहीं पकड़ेंगे। आपके 10 अलग अलग को ओनर रह सकते हैं, आपका प्रॉपर्टी इम्पार्शियल रहने की वजह से आपके बहुत सारे अलग अलग रिलेटिव्स के अंदर आ सकते हैं, हमको नहीं देखना। हम बोलेंगे जो होल्डर इसको पकड़ने का काम खत्म हो गया। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? जो होल्डर है उसको पकड़ने का, उसको बोलने का आप टैक्स भर दो। सर फिर मेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम पूरे प्रॉपर्टी के इनकम के ऊपर टैक्स भर दो, फिर जो बचेगा उस इनकम को शेयर करो, मतलब ऑटोमेटिकली टैक्स सबको शेयर हो जाएगा। तुम्हारा 60 लाख का इनकम है, उसका सपोज टैक्स आ गया, सपोज 4 लाख रुपए का टैक्स आ गया, तो तुम बोलो 56 लाख रुपए बच गया, 56 लाख को तो आपस में शेयर करो ना, 60 लाख को शेयर करो ही मत। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन हमको एक ही आदमी को पकड़ना है, हमको अलग अलग लोग नहीं पकड़ते बैठने के। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? दैट इज इम्पार्शियल स्टेट। यहाँ पे वो आदमी एक्चुअली स्पीकिंग 100% फुल ओनर नहीं है, उसने परचेज भी नहीं किया, उसको तो प्रॉपर्टी मिल गया है वसीयत में, और वो भी कैसा पार्ट भी मिल गया है, लेकिन प्रॉपर्टी का पार्टीशन करना अलाउड नहीं है। हम बोलेंगे ठीक है, फिर होल्डर को हम क्या कंसिडर करेंगे? द होल्डर शुड बी कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव और कंपनी और एओपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी और एओपी। आज घर जाके क्या छोटा काम करो, आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी का आपके पास एनुअल रिपोर्ट आता रहेगा हर साल में, एक बार रिपोर्ट को देखो। एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या रहेगा? वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, ऐसा अलग अलग चीज़ दिया हुआ रहेगा। अगर आप बंगलों में रहते रहोगे तो बात अलग है, अगर आप सोसाइटी में रहते रहोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर उस सोसाइटी के बैलेंस शीट को ठीक से देखो, और उस बैलेंस शीट के एसेट साइड को देखो। एसेट साइड में लिखा रहेगा लैंड एंड बिल्डिंग। तो जिसका दिमाग चलता है उसको फट से समझेगा सर कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कि सोसाइटी कहती है लैंड एंड बिल्डिंग सोसाइटी का एसेट है, और सर आप खुद भी बोलते हैं अपने बैलेंस शीट में, खुद के बैलेंस शीट में कि ये फ्लैट मेरा एसेट है। तो सर बिल्डिंग किसकी बनी है? बिल्डिंग अलग अलग फ्लैट की बनी है। पूरी बिल्डिंग अगर सोसाइटी की है तो फ्लैट आपका कैसे हो गया? और सिंगल एसेट कैन नॉट बी ओन्ड बाय 2 डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? तो रियल लॉजिक ऐसा है कि बिल्डिंग इज ओन्ड बाय द सोसाइटी, नॉट ओन्ड बाय अस। तो सर मैं फ्लैट ओनर हूँ, मैंने एग्रीमेंट किया था, बड़ा बड़ा पैसा दे दिया, मैं मेरा क्या मतलब ओनरशिप गया? नहीं, तुम्हारे पास ओनरशिप है, लेकिन कौन सा ओनरशिप है? नॉट द ओनरशिप ऑफ द बिल्डिंग बट द ओनरशिप टू यूज दैट फ्लैट एक्सक्लूसिवली फॉर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर ओन विशेस। तो यू आर नॉट हैविंग you have not owned the property, you have owned the rights to use the property in the manner in which you want. इस प्रॉपर्टी में तुमको क्या करने का भी करो, इधर खिला ठोकने का इधर खिला ठोको, उधर खिला ठोकने का उधर खिला ठोको, क्या किचन को बड़ा करने का किचन को छोटा करने का है, टॉयलेट में टॉयलेट और बाथरूम मिक्स करने का है, सेपरेट रखने का है, विंडो बड़ा करने का है, छोटा करने का है, जो करने का है करो। 2 बेडरूम को ज्वाइन करने का है, 1 बेडरूम को कैंसिल करके हॉल में ऐड करने का है, जो तुमको करने का करो। सिर्फ इतना याद रखो, बीम को और पिलर को टच नहीं करने का। समझने में क्या बोल रहा हूँ? बीम को और पिलर को टच नहीं करने का। लॉक खुद का लगा सकते हो, बाकी कोई भी तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकता है। बट इट डज नॉट मीन दैट फ्लैट तुम्हारा है, ये फ्लैट को यूज करने का राइट्स तुम्हारा है। तो तुमने जो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया दे दिया रहेगा, वो देने का कारण क्या? यू वांटेड टू गेट द एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज द फ्लैट। फ्लैट इज ओन्ड बाय द सोसाइटी। बोलूंगा अच्छा है, चलो समझा। अब सेकंड सिचुएशन, फिर मैंने फ्लैट भाड़े पे दे दिया,
भाड़े पे दे दिया तो मुझे भाड़ा मिलना चालू हो गया, मुझे भाड़ा मिलना चालू हो गया तो इनकम टैक्स चालू हो गया। बोलता है सर टैक्स भरो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। मैं बोलते हैं बट सर आपने कंडीशन क्या डाला, नंबर 1 देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी, हाँ है हाउस प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी डेट टू। नंबर 2 एसएससी शुड बी ओनर देयर ऑफ, आई एम नॉट द ओनर, ओनरशिप इज विद द सोसाइटी, आई एम हैविंग द एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज द प्रॉपर्टी। तो मैं ओनर हुई नहीं, अगर मैं ओनर हुई नहीं तो फिर ये सेकंड कंडीशन पूरा होता नहीं है, तो 22 मुझे पकड़ नहीं सकता है सेक्शन 22। इनकम टैक्स बोलेगा नहीं सर वो सेक्शन 22 में आगे और एक कंसेप्ट है डीम्ड ओनरशिप, एंड इफ इट इज द मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ कंपनी और एन एओपी विच इज स्टार्टेड फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सच बिल्डिंग एक्सेट्रा, देन दैट मेंबर इज डीम्ड टू बी द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। लीगली सोसाइटी ओनर है, बट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स हम बोलेंगे कि जिसका वो फ्लैट है वही ओनर है, झगड़ा करने को मत आओ, सीधा बोल दिया। तीसरा, पावर ऑफ अटर्नी ट्रांजैक्शंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर ऑफ अटर्नी ट्रांजैक्शंस? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नाम का एक एक्ट है, आपने मेरे ख्याल से सीए फाउंडेशन में सेल ऑफ गुड्स एक्ट सीखा रहेगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी रहता है। गुड्स का डेफिनेशन है कि गुड्स होने के लिए जरूरी क्या, इट शुड बी मूवेबल। अगर वो मूवेबल नहीं है तो गुड्स हो ही नहीं सकता है, तो छोड़ दिया। तो जो इमूवेबल है, इमूवेबल को सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता नहीं है, इमूवेबल को क्या लगता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स में ज़्यादा झंझट नहीं है। देखो भाई मैक्सिमम क्या रहेगा, कंडीशन क्या है, वारंटी क्या, वारंटी पीरियड क्या, उसके हिसाब से देखना पड़ता है। दैट इज द ओनली पॉइंट वेयर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट विल थिंक ऑफ कि नंबर 1 सेल करना मतलब क्या है, तुमको कंसिडरेशन मिलने का हक कब मिल जाएगा, और नंबर 2 तुम्हारी ड्यूटीज कुछ है क्या, इम्प्लाइड कंडीशंस, इम्प्लाइड वारंटीज एंड एन एक्सप्रेस कंडीशंस, एक्सप्रेस वारंटीज, और वो कब तक, इतना ही देखने का रहता है, बाकी कुछ देखने का रहता नहीं है। मैंने अगर ये माउस परचेस किया है तो वो उन्होंने बोल के रखा है ये माउस 1 साल तक पूरा उसका वारंटी दिया है हमने, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो 1 साल तक मुझे देखना पड़ेगा ये कॉन्ट्रैक्ट में, अगर कुछ गड़बड़ हो गई इन दैट केस आई कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। बाद में भूल जाने का बात खत्म, बाद में खराब हो गया तो फेंक दो, अच्छा टिका तो यूज़ करते रहो, आपका गुड लक, बाकी कुछ नहीं। हमने इतना गारंटी दिया है 1 साल के अंदर कुछ खराब हो गया तो मैं मदद करूँगा, आगे का गारंटी दिया हुआ नहीं मैंने, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बात अलग हो जाता है। लेकिन अगर तुम प्रॉपर्टी की बात करोगे तो प्रॉपर्टी में तो एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन, ऐसा जनरेशन्स रह सकता है कि दे आर यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो दादाजी ने परचेस किया है, फिर दादाजी गुजर गए, बेटे के पास आया, बेटा गुजर गया, अब पोते के पास आया, पोता गुजर गया, पोते के बेटे के पास आएगा, प्रॉपर्टी चलती रहती है। तो इसका मतलब अभी ये प्रॉपर्टी किसकी है ये प्रूव करने के लिए चौथे जनरेशन में अगर गड़बड़ हो गया तो, समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, चौथे जनरेशन में अगर गड़बड़ हो गया तो, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स आ गया तो कौन इसका ओनर है बताओ बाबा करके, तो गड़बड़ हो गया तो क्या करने का। दैट मीन्स विल रिक्वायर समबडी टू कीप रिकॉर्ड कि प्रॉपर्टी किसका है, एंड दैट समबडी शुड प्रिजर्व द रिकॉर्ड कंटिन्यूअसली। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, समबडी शुड प्रिजर्व द रिकॉर्ड कंटिन्यूअसली। मैं बोलूँगा ठीक है ना, तो सपोज मैंने नम्रता कैसे प्रॉपर्टी परचेस किया रहेगा, जस्ट एग्जाम्पल। तो जब तक मैं जिंदा हूँ, नम्रता जिंदा है, तब तक टेंशन नहीं, क्योंकि हम दोनों को पता है कि अब हम दोनों ने ट्रांजेक्शन किया हुआ है। लेकिन हमारे जाने के बाद नम्रता का बच्चा रहेगा, मेरा बच्चा रहेगा, ऐसा तो रहेगा, तो इन लड़के उसमें अरे नहीं मेरे पिताजी ने तेरे मम्मी के पास से वो प्रॉपर्टी हाथ लिया था, ऐसा बोल दिया तो, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी वापस करो करके बोल दिया तो प्रूव कैसे करने का, बोलेंगे सर एग्रीमेंट करो, साइनिंग करो, राइटिंग में रहना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ओरल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विल हैव टू बी अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू रिमेंबर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोल के रखा था इसेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर एक था कि डॉक्यूमेंटेशन, स्टैंपिंग, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, लास्ट पॉइंट रहता था इसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो कुछ को ट्रांजेक्शन के लिए आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आता है कि अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन रहेगा तो इट विल हैव टू बी ऑलवेज इन राइटिंग, इट विल हैव टू बी अगेन नॉट जस्ट राइटिंग। अच्छा सर फिर राइटिंग में करेंगे और हम लोग प्राजक्ता को बोलेंगे प्राजक्ता मैडम आप विटनेस करके आ जाओ, तो मतलब अभी हम दोनों ने ट्रांजेक्शन किया है, ये प्राजक्ता ने विटनेस किया हुआ है, बट हम अल्टीमेटली मॉर्टल पीपल है, कभी ना कभी तो चल ही जाएंगे। तुम तो मेरे से ज़्यादा जियोगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, और जीने भी चाहिए, अच्छा अच्छे से जियो, मस्त, नो प्रॉब्लम, बट कभी ना कभी तो एक्सपायर हो ही जाएंगे हम लोग। तो अगले जनरेशन में विटनेस भी नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट करने वाले भी नहीं है, अगले जनरेशन में फिर से प्रॉब्लम आएगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, मतलब अपने को एक लॉन्ग लास्टिंग विटनेस करना पड़ेगा, जो जब तक प्रॉपर्टी है तब तक विटनेस भी जिंदा रहेगा। हम लोग चला जाएंगे तो विटनेस जिंदा रहेगा, ऐसा कौन रह सकता है, ऐसा कोई नहीं रह सकता, इतना इमॉर्टल कोई नहीं है। अश्वत्थामा और हनुमान, उनको कैसे बोलेंगे विटनेस को बन जाओ करके, चिरंजीव लोग हैं आप लोग करके आ जाओ, बोलते दैट्स नॉट पॉसिबल। फिर क्या करने का, तो हमने बोला फिर हम लोग गवर्नमेंट का ऑफिस बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज़। जैसा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी रहता है वैसा रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज़ कंसिडर करेंगे। तो उसका नाम क्या रहे, जब वो ट्रांजैक्शन होगा तो हम बोलेंगे देखो भाई आप प्राजक्ता को विटनेस रखने का तो रखो, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहिए ही चाहिए,
बट एट द सेम टाइम अभी हम तीनों जाएंगे रजिस्ट्रार के ऑफिस में, रजिस्टर के ऑफिस में बैठेंगे, हमने जो एग्रीमेंट किया है वो उसके हाथ में देंगे, बोलेंगे ये कौन सा एग्रीमेंट, बोलता है हमारा ऐसा एग्रीमेंट, नहीं वो स्टैम्प ड्यूटी भरो पहले इसके ऊपर। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, स्टैम्प ड्यूटी भरो पहले इसके ऊपर, मतलब ये सादे कागज में नहीं चलेगा, इट विल हैव टू बी ऑन स्टैम्प पेपर। अच्छा लेकिन स्टैम्प ड्यूटी कितने का, बोलेगा जितना आपका प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का 1% रहे तो 2% रहे तो 3%, वो गवर्नमेंट अलग अलग रेट्स बताएगा कितना रेट लगता है करके। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, तो अगर मेरा प्रॉपर्टी 1 करोड़ का रहेगा तो मुझे 1 करोड़ का 1% वगैरह भरना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी। बोला अच्छा ठीक है, स्टैम्प पेपर पे जाके फिर से टाइपिंग वगैरह करके प्रिंट आउट निकाल के बाद में फिर मैंने फिर से हम तीनों ने साइन किया, उसके बाद लेके गया। बोला सर हो गया ना अभी, बोलते नहीं अभी मेरा फीस भरो, बोलता अरे भी भरा ना स्टैम्प ड्यूटी, बोलता स्टैम्प ड्यूटी भरा, अब मेरा फीस भरो रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि मैं यहाँ पे रजिस्टर करने वाला हूँ, तो उसके पास कंप्यूटर रहेगा, थम तुम्हारा इंप्रेशन वहाँ पे लेगा वो। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, तुमको वहाँ पे कैमरा लगा रहेगा, ऐसा ही कैमरा के अंदर देखना पड़ता है और लेफ्ट हैंड का राइट हैंड का थम दबाना पड़ता है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, फिर जाके उनके पास कंप्यूटर में वो उसका रिकॉर्ड हो जाता है कि ये आदमी जिसका आंखें ऐसा है, उसने चश्मा ऐसा डाला था, ऐसा दिखता है, ये टाइम को आया था, और ये उसका सिग्नेचर। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, ये नम्रता का सिग्नेचर और ये प्राजक्ता का सिग्नेचर, ऐसा अलग अलग चीज़ कंसिडर करेंगे, सबका फोटो निकलेगा, सबका लेफ्ट हैंड का राइट हैंड का थंब का उधर इंप्रेशन आएगा। समझने में क्या, और वो रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, और फिर मेरा जो स्टैम्प पेपर वाला एग्रीमेंट है वो ओरिजिनल मुझे वापस देगा, और उसका कुछ एक्स्ट्रा जेरॉक्स भी वो निकाल के रखेगा और उस एग्रीमेंट के साथ जोड़ के रखेगा उसके पास, खुद के पास। अब वो रिकॉर्ड उसके पास परमानेंटली मेंटेन किया जाएगा, तो बाद में कभी भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया कि यार प्रॉपर्टी का ओनरशिप क्या है, किधर है, कब बेचा था, किसने बेचा था, किसको बेचा था, कितने में बेचा था, कौन विटनेस था, तो ये सब देखने के लिए हम वो उधर जा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं सर ये प्रॉपर्टी का डिटेल्स बताओ, वो सारा का सर उसका कंप्यूटर में फटाफट ढूंढ के आपको बता देगा कौन सा है कौन सा नहीं करेगा। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया, दिस इज। बट उसके लिए वो बोलेगा सर मेरा रजिस्ट्रेशन फीस भरो, क्योंकि मुझे बाद में ये सब मेंटेन करने का है, जिंदगी भर के लिए मेंटेन करने का है, मतलब मुझे बहुत सारा काम है सर, ये नंबर 1 आज तो ये काम किया ही मैंने, और नंबर 2 बाद में इसका डेटा मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सर्वर मेंटेन करने पड़ेंगे, उसको मुझे रेंट देना पड़ता है, मुझे ऑफिस का लाइट बिल, इधर का सब ऑफिस का काम करने वाले लोग उनका सबका पैसा देना पड़ता है सर। समझने में क्या बोला, तो यू शुड पे मी रजिस्ट्रेशन चार्जेस। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा रजिस्ट्रेशन चार्जेस देखिए मुझे क्या फ़ायदा होगा, सर आपको एक परमानेंट विटनेस मिल जाएगा। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, मैं बोलता अरे क्या परमानेंट विटनेस, इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है, मैं जिनके साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ वो नॉर्मल लोग हैं, उनका कल्चर अच्छा दिखता है मुझे, वो कुछ मस्ती वस्ती करने वाले है नहीं, ना उनके बच्चे ऐसा करेंगे ना उनके पोते ऐसा करेंगे। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, तब तक शायद मेरे पोते भी प्रॉपर्टी को बेच देंगे, तो काय को टेंशन लेने का, खाली फुकट गवर्नमेंट को पैसा देने का कुछ जरूरत नहीं है। हम दोनों का मारुति भगवान का विश्वास है, मारुति के सामने हम लोग फूल पर रख के वहाँ पे साइन करेंगे, हो गया काम खत्म, उधर से सिंदूर लगा के उस टाइम कागज के ऊपर लगा देंगे, तो इट्स ईजी, भगवान का नाम लिख दिया, अभी कुछ टेंशन नहीं है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, बोलते सर फिर ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तब होता है जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे करते हो और उसको रजिस्ट्रेशन करते हो, दोनों चीजें होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया है। अगर आपने पैसा दिया रहेगा पूरा, आपने पोजीशन लिया रहेगा पूरा, आप पूरा एंजॉय करते रहोगे, तो भी हम बोलेंगे लीगली अभी भी सेलर ही ओनर है, बायर अभी तक ओनर नहीं है, क्योंकि आपने भले ही पूरा पैसा दिया रहेगा, आपको भले ही पीसफुल पोजीशन मिल गया रहेगा, तो भी आप ओनर नहीं हो। ओनर बनने के लिए जरूरी क्या है, आपने स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करना चाहिए और ऊपर से वो रजिस्टर करना चाहिए, तब तक वो पूरा ही नहीं होगा। मैं बोलूँगा ठीक है, तो मैंने नम्रता ने ट्रांजेक्शन करने का डिसाइड किया था। नम्रता कैसे, मैंने गुड्स पर जगह परचेस कर ली थी, मैंने उसको कैश चेक जो भी कुछ देने का था दे दिया था, उसने मुझे रिसीट भी दे दी थी। हमने बोला काय को स्टैम्प पेपर, बोलते चलेगा सर नई स्टैम्प पेपर, मैंने बोला काय को रजिस्ट्रेशन, बोलते चलेगा सर नो रजिस्ट्रेशन। हमने रजिस्ट्रेशन चार्जेस बचा लिया, हमने स्टैम्प ड्यूटी बचा लिया, बाद में घर मेरे नाम से, हमको मालूम है मेरे नाम से हो गया करके। गवर्नमेंट बोलता नहीं सर अभी तक आप ओनर नहीं हो, क्योंकि ओनरशिप के लिए जरूरी क्या है, इट शुड बी ऑन स्टैम्प पेपर, इट शुड बी ऑन एंड यू शुड रजिस्टर इट, तो ठीक है ना चलेगा। फिर बाद में प्रॉपर्टी मैंने भाड़े पे दे दिया, भाड़े पे दे दिया तो मुझे भाड़ा मिलना चालू कि इनकम टैक्स लोग आके बोलते हैं सर टैक्स भरो, मैं बोलता अरे लेकिन मैं किधर ओनर, नम्रता इज ओनर, जब नम्रता का गला पकड़ो, नम्रता बोलते अरे लेकिन मुझे मिला ही नहीं पैसा, तो आनंद सर को पकड़ो। मैं बोलूँगा मैं ओनर नहीं, क्योंकि आपने बोला ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में कि ओनर बनने के लिए जरूरी क्या है, स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरना पड़ता है, वो भरा नहीं मतलब मैं ओनर नहीं। तो इनकम टैक्स बोलेगा अरे इनकम तो है लेकिन इसको पकड़ने को नहीं मिल रहा है, तो डीम्ड ओनरशिप इंट्रोड्यूस करेंगे। ट्रांसफरी हु पेड द एंटायर कंसिडरेशन, आई एम द ट्रांसफरी बिकॉज आई बॉट इट फ्रॉम Namrata. Transferee who paid the entire consideration and got the possession pending registration. Registration pending रखा है लेकिन बाकी सब पूरा हो गया है, तो ट्रांसफरी को हम लोग इनकम टैक्स के लिए ओनर है ऐसा अज्यूम करेंगे, अज्यूम करेंगे मतलब डीम करेंगे, मतलब डीम्ड ओनर बन जाएगा वो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए अभी भी मैं ओनर नहीं हूं, बट इनकम टैक्स के लिए मैं ओनर बन चुका हूं। समझा, डीम्ड ओनरशिप। लास्ट पॉइंट, लीज ऑफ नॉट लेस देन 12 ईयर्स, 12 साल से कम
पीरियड का अगर लीज एग्रीमेंट करोगे तो बात अलग है, लेकिन 12 साल से ज़्यादा पीरियड का लीज एग्रीमेंट करोगे तो हम बोलेंगे फिर इन दैट केस जनरली वो लेसी विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? देखो अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट रहते हैं। एक लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट रहता है। लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट पूरा अलग एग्रीमेंट है, वहाँ पे हम 11 महीने का एग्रीमेंट कंसिडर करते हैं, 11 महीना, फिर 22 महीना, फिर 33 महीना, ऐसा करके हम लोग कंसिडर करते हैं। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? दैट इज लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट, अभी लीव एंड लाइसेंस में क्या रहता है, मैंने भाड़े पे लिया ना तो मैं किसी और को भाड़े पे नहीं दे सकता हूँ, ओनली आई शुड यूज इट, आई कैन नॉट गिव इट टू अदर्स फॉर दिस वन रेंट। बट अगर मैंने ऐसा बड़ा पीरियड के लिए प्रॉपर्टी ले लिया रहेगा, 15 साल 20 साल, रिलायंस ने अभी इधर का मॉल जो सेंट्रल मॉल था रिलायंस ने ले लिया, तो उन्होंने शायद 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया रहेगा, 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया रहेगा, लीज पे हमको दे देगा। उधर वो SB रोड के वहाँ पे भी एंड में जाते हो, जब यूनिवर्सिटी रोड पे आते हो वहाँ पे भी सेंट्रल मॉल है, वो भी रिलायंस ने ले लिया है, शायद 20-25 साल का उन्होंने एग्रीमेंट किया रहेगा, लीज का एग्रीमेंट। अब उसके बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो गई कि बाबा नहीं वो अभी ये मॉल ठीक से नहीं चल रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेंगे, उसी मॉल के अंदर वो दूसरा कुछ काम चालू कर देंगे। समझे मैं कैसे बोल रहा है? फिर किसी और को भाड़े पे दे देंगे। लैंडलॉर्ड बोलेगा अरे मेरा जगह है, बोलता है ये लीव एंड लाइसेंस नहीं बाबा, ये 20-25 साल का चीज़ है, 20-25 साल में क्या क्या चलेगा नहीं चलेगा ये बताना बहुत डिफिकल्ट रहता है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो आप मुझे चांस हो गया, सपोज मेरा एक एक्टिविटी बंद पड़ गया, समझने में कैसे बोल रहा हूँ, तब तक दूसरा एक्टिविटी चालू करने के पहले मुझे बीच में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो तब तक के लिए मैं किसी और को रेंट पे दे सकता हूँ। आप उसमें टांग अड़ाने को मत आओ, आपको रेंट दे रहा हूँ मैं, काम खत्म। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो इन दैट केस अभी गड़बड़ क्या हो जाएगी, मैं रिलायंस हूँ, मैंने तुम्हारे पास से भाड़े पे लिया है, तुमको मैं भाड़ा दे रहा हूँ, तो तुम्हारा तो हाउस प्रॉपर्टी है ही, इनकम हो। बाद में मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, काम करते करते 5 साल खत्म हो गया, 5 साल खत्म हो गया, लेकिन मेरा काम अभी ठीक से नहीं चल रहा है, बोला फिर ठीक है 2 साल ज़रा रुकते हैं, 2 साल रुकने के बाद में तब तक हम लोग देखेंगे क्या करेगा क्या नहीं करने का करके, और उसके हिसाब से उसको इंप्रूव करने का कोशिश करते हैं। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? और 2 साल तक क्या करेंगे, बंद नहीं रखेंगे, 2 साल तक किसी और को भाड़े पे दे देंगे। तो अभी रिलायंस को भी भाड़ा मिल रहा है और आपको भी भाड़ा मिल रहा है, आपको भाड़ा मिलेगा तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है ही, और रिलायंस को 2 साल का भाड़ा मिल रहा है। रिलायंस बोलेगा बट आई एम नॉट द ओनर, ऐसे शुड बी ओनर देयर ऑफ। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं तो लेसी हूँ, बोलते तुम्हारा लीज का एग्रीमेंट कितने साल का है, 12 साल से ऊपर का है क्या, तो इन दैट केस यू विल डीम टू बी द ओनर। तो सर मतलब मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा क्या? हाँ, जो आपको मिलेगा 2 साल के लिए आपके टेनेंट के हाथ से आपके हाथ में टैक्सेबल, और आप जो ओरिजिनल ओनर को देते रहोगे उसके हाथ में टैक्सेबल है हाउस प्रॉपर्टी। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? घर के बच्चे समझा करे? यस सर। पहला कंडीशन क्या था? नंबर 1 देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा कंडीशन क्या था? एसएससी शुड बी ओनर देयर ऑफ। तीसरा कंडीशन क्या है? एसएससी शुड नॉट हैव यूज्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। एसएससी शुड नॉट हैव यूज्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन बिजनेस प्रोफेशन। तो उसको एक चार्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया है कि यूज ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द एसएससी एंड यूज ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द टेनेंट। एसएससी ने खुद के बिजनेस के लिए यूज किया तो हम बोलेंगे इट इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी। एसएससी ने खुद के रहने के लिए यूज किया तो हम बोलेंगे हाउस प्रॉपर्टी है। सर कुछ तो गड़बड़ हो गई है। अगर एसएससी ने खुद के रहने के लिए यूज किया रहेगा, एसएससी ने खुद के रहने के लिए यूज किया रहेगा, तो सर उसको रेंट कहाँ से मिलेगा? खुद के घर में खुद रहेगा तो रेंट नहीं मिलता है। रेंट नहीं मिलेगा तो फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऐसा करके बोलने का कितना सवाल है? बोलूँगा वो बाद में देखेंगे। इतना याद रखिए, हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम है क्या, टैक्स भरना पड़ेगा क्या, वो आगे की बात है, बट ये हाउस प्रॉपर्टी इतना याद रखो। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इफ इट इज द प्रॉपर्टी यूज बाय द एसएससी फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन, मैं बोलूँगा इट इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी। इफ इट इज द प्रॉपर्टी यूज बाय द एसएससी फॉर हिज ओन रेसिडेंस, तो हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज हाउस प्रॉपर्टी। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सर मेरे टेनेंट ने यूज किया है उसके खुद के बिजनेस के लिए, मैं बोलूँगा चलता है। नहीं सर, बिजनेस रहेगा तो नहीं चलता है ना। अरे एसएससी का खुद का बिजनेस रहेगा तो इट इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी, बट एसएससी ने टेनेंट को दिया है एंड टेनेंट इज यूजिंग इट फॉर हिज ओन बिजनेस, तो भी वो प्रॉपर्टी है। टेनेंट इज यूजिंग इट फॉर रेसिडेंस, तो भी वो हाउस प्रॉपर्टी है। टेनेंट ने किस चीज़ के लिए उसको यूज किया है ये देखने की जरूरत नहीं है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? टेनेंट ने उसको किस चीज़ के लिए यूज किया है वो देखने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझा? बस काम खत्म। सो हियर वी कंप्लीट द चार्जिंग सेक्शन। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या है? नहीं, सैलरी का 15 और हाउस प्रॉपर्टी का क्या है? 22। सैलरी में क्या बोलता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सिर्फ एक ही देखो रिलेशनशिप, बाद में कुछ मत देखो। यहाँ पे क्या बोलते हैं? 3 चीज़ों को देखो। पहला क्या? देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का बड़ा डेफिनेशन, मतलब क्या क्या है करके। दूसरा नंबर 2 एसएससी, सॉरी द पहला क्या बोला हमने? देयर शुड हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा एसएससी शुड बी ओनर देयर ऑफ, एंड तीसरा एसएससी शुड नॉट हैव यूज्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। इतना पूरा हो गया तो जो रेंट मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन रेंट नहीं मिला तो फॉर एग्जांपल इसको रेंट नहीं मिलता है सर, ये देखो ये वाला
उसको क्या करने का बाद में देखेंगे, लेकिन वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी बनने के लिए लायक है। इसको सेक्शन 22 अपने हिसाब से कुछ अलग अलग तरीके से बेनिफिट भी दे सकता है, फिर थप्पड़ में मार सकता है। कैसा थप्पड़ मारेगा, कैसा बेनिफिट देगा, अपने को अगले लेक्चर में सीखने का है। लेकिन अगला लेक्चर आज आपका शाम को 6:30 बजे नहीं है, आज मेरा 6:30 बजे ACCA का मीटिंग है। तो अब मेरे लेक्चर के बाद में आपका मैडम का लेक्चर रहेगा 2:30 को, बाद में नीरज सर का लेक्चर रहेगा। नीरज सर का लेक्चर क्या 6:15 6:30 जो भी कुछ होगा वो खत्म होने के बाद में फिर आप घर पे जाओगे। कल मेरा लेक्चर 12 बजे रहेगा, तब मैं आगे हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट्स चालू करूंगा। कल फिर से अपना वही टाइम रहेगा 12 बजे और बाद में शाम को 6:30 बजे। आज का दिन क्या है, मेरा पेरेंट्स मीटिंग है एक, तो आई कैन नॉट कंडक्ट द लेक्चर। और 7:30 की मीटिंग है मेरा इसके लिए। ओके, सो आज के लिए मेरा लेक्चर अभी खत्म है, ठीक है। बाय सर। ओके बाय Bye, sir. बाय बाय। बाय सर। बाय।